नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे मोबिलिटी और ये देखेंगे कि किस तरह से कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से उस पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोबिलिटी का। मोबिलिटी क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें अभी, तो हमने ओम्स लॉ को एक नए फॉर्म में मॉडिफाई करके और इस तरह से लिखे थे कि ओम्स लॉ में हमको मिला था E इक्वल टू, आपको मिला था करंट डेंसिटी जे इंटू रेजिस्टिविटी रो। ये क्या बता रहा है कि जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्या बढ़ते जाएगा, करंट डेंसिटी बढ़ते जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट में आपको डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे जैसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाते हैं तो आपको क्या होगा कि करंट भी ज़्यादा अमाउंट में मिलने लगेगा, क्योंकि जो करंट डेंसिटी है वो होता है आई बाई ए। अब ए एरिया जो होता है ए, वो तो क्रॉस सेक्शन का होता है, वो तो यूनिफॉर्म रहेगा। तो यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बढ़ाने से करंट जो है बढ़ेगा। यही हम जो देख रहे हैं कि करंट और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है, उसको डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म हम लेके आए हैं, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब ये हमको एक तरह से बता रहा है कि मोबिलिटी जो वर्ड है इससे सिंपली क्लियर होता है कि कोई चीज़ कितना मूवेबल है, कितना मूव कर सकता है। ठीक है। तो एक तरह से हम मटेरियल के बारे में बता रहे हैं कि अगर उसका मोबिलिटी हाई है, इसका मतलब उसमें ऐसा मटेरियल है जो काफ़ी हाई कंडक्टेंस हो सकता है। इस तरह से हम मतलब रिलेटेबल एक कॉन्सेप्ट है ना, कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर सकता है ना। तो मोबिलिटी क्या डिफाइन की हुआ मेरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इसी को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी, जिसका ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पहले निकाल चुके हैं, जो कितने के बराबर है, ई इंटू टाउ इंटू कैपिटल ई बाई एम। एम जो है मास है, चार्ज का मास है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मास। ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टाउ जो है एवरेज कोलिजन टाइम है और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हम लोग निकाल चुके हैं, कहाँ से आया इसका पिछले वीडियो में हमने बात किए किए थे। ठीक है। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आपको हम लोग निकाले थे इतना वैल्यू, इसको पुट कर दिया इक्वेशन में, पिछले इक्वेशन में। तो मेरा कितना आ गया, मोबिलिटी ई इंटू टाउ बाई एम। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं साफ कि ये जो मोबिलिटी है डिपेंड कर रहा है मास पर, जो चार्ज प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, चार्ज प्रेजेंट है उसका मास पर, उसका चार्ज पर और उसका एवरेज कोलिजन टाइम पर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमको कंडक्टर के मतलब मटेरियल जो है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, मोबिलिटी कितना मूवेबल है इस कंडक्टर में जो भी चार्ज है। ठीक है। तो ये था मोबिलिटी। अब बात कर रहे हैं कि सारा जो भी हम बात किए सारा ओम्स लॉ पे बात किए, तो फिर से एक बार हम आते हैं ओम्स लॉ पे। तो ओम्स लॉ सिंपली हमको क्या बताता था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल है वो आपको इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अगर इस इक्वेशन को आप देखें, ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसका अगर ग्राफ बनेगा तो क्या ग्राफ आएगा, हरदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो ओम लॉ है वो एक लीनियर रिलेशन है आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो इसका ग्राफ या जो भी होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब ओम्स लॉ को जो भी डिवाइस फॉलो कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ में देगा। उनका जो रिलेशन होगा पोटेंशियल और करंट का, वो हरदम एक स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। बहुत सारे हम ऐसे डिवाइस या बहुत सारे मटेरियल ऐसा देख सकते हैं जहाँ पर ये फॉलो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम डायोड ले लें। ठीक है। तो पहला ग्राफ जो है ये आपको रिलेशन दिखा रहा है पोटेंशियल और करंट का, किसके लिए, डायोड के लिए। डायोड एक डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो हमको आगे पार्ट 2 मॉडर्न फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तब इसका बात करेंगे। फिलहाल क्या होता है या क्या वो शो करता है, किस तरह का रिलेशन, उसका हम बात कर लेते हैं। तो डायोड जो है उसमें क्या हो रहा है
कि यहाँ हम इस साइड देख सकते हैं, ये है डायोड का ग्राफ। ठीक है, उसके पोटेंशियल और उसके इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन बता रहा है। तो अगर हम इस एक्सिस में देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं, तो हम क्या पाएंगे कि जैसे जैसे हम जो पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट जो है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन लीनियर नहीं बढ़ रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ रहा है, एक है ना नॉन लीनियर रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर इस कोऑर्डिनेट में भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो और इसका अगर उल्टा बात करें कि हम क्या किए कि हम जो है पोटेंशियल को पलट दिए, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तब भी शायद लीनियर रिलेशन मिलना चाहिए था, तब भी ऐसा हमको नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब हम नेगेटिव पोटेंशियल ले रहे हैं तो जो करंट है उसके साथ क्या हो रहा है, वो भी निगेटिव करंट आपको मिल रहा है, जो भी है डायरेक्शन करंट का बदल जा रहा है, और नॉन लीनियर रिलेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो डायोड है वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब उनका जो पोटेंशियल और करंट के बीच का जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है। ठीक है, और बात कर सकते हैं जैसे कि कुछ आपको और मटेरियल है, जैसे कि अगर हम बात करें ओम्स लॉ में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और चीज़ को, अगर इसी में सिर्फ बात करें, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ जो डायोड है वो उसका किसी खास एक पोटेंशियल के लिए, है ना, किसी मान लेते हैं 0.2, जैसे यहाँ पॉइंट लिया हुआ है, तो 0.2 के लिए करंट का जो वैल्यू है सिर्फ सिंगुलर एक कोई वैल्यू आएगा। ठीक है, तो या हम पिछले ग्राफ में अगर देखें, जो ओम्स लॉ का रियल ग्राफ हम देख रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, पोटेंशियल का पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर करंट का वैल्यू है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ हमको नहीं मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है मटेरियल कि किसी एक खास पोटेंशियल के लिए दो दो करंट का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं, ये सेकंड ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें आपको, ठीक है, करंट का वैल्यू, करंट का इस वैल्यू के लिए, जैसे कि तो हम देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम लिए, तो हम देख सकते हैं कि करंट के इस वैल्यू के लिए पोटेंशियल का दो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ओम्स लॉ फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक तो लीनियर रिलेशन है, आपको लगभग लगभग अगर बात किया जाए तो लीनियर रिलेशन है, लेकिन जबकि उसके आगे हमको दिखाई दे रहा है कि रिलेशन जो है नॉन लीनियर हो जा रहा है। यहाँ तक हमको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, जबकि उसके बाद जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे डिवाइस में होता है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मटेरियल या कंडक्टर आपको ओम्स लॉ को फॉलो करे। तो हमको ऐसा भी बहुत सारा डिवाइस आगे पढ़ना है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जनरली जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उनको हम ओमिक डिवाइसेस भी बोल सकते हैं या ओमिक कंडक्टर भी बोलते हैं। और जैसे कि हम एग्जांपल देखें, दो एग्जांपल देखें, एक तो ये है आपको गैलियम गैलियम आर्सेनाइड का ये ग्राफ है। ठीक है, एक मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड, उसका ग्राफ है, तो उसमें भी नॉन रिलेशन है। और यहाँ पर आपको देखिए डायोड जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, वहाँ पर भी नॉन लीनियर रिलेशन है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे डिवाइस को जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उनको नॉन ओमिक डिवाइस भी बोलता है। तो 10 तक तो हम बात किए थे जनरली कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो भी आपको कंडक्टर होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जबकि अभी हम बात की कि ऐसा नहीं होता कि सारे डिवाइस जरूरी नहीं है कि ओम्स लॉ को फॉलो करें, या ये भी हो सकता है कि जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल पिछले ग्राफ में देख लेते हैं। तो पिछले ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ओम्स लॉ का कोई डिवाइस अगर फॉलो करता है, तो अगर हम देख रहे हैं कि करंट का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ तक ग्राफ में ये लीनियर रिलेशन है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कर्व हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन को जो है वो ये ग्राफ आपको छोड़ दे रहा है, वो कर्व होने लग रहा है। तो सर्टेन रेंज के अंदर ही ओम्स लॉ को बहुत सारे डिवाइस फॉलो करते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग रेंज में आपको ऐसा नहीं मिले, ठीक है, कि काफ़ी हाई करंट का वैल्यू के लिए आपको ये रिलेशन लीनियर नहीं मिले। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मटेरियल जो है ओम्स लॉ को फॉलो करे, या जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है वो किसी मतलब हर रेंज में आपको ओम्स लॉ को फॉलो करता रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जनरली जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा हम उसको ओमिक कंडक्टर बोलेंगे या ओमिक रजिस्टर बोलेंगे।
और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उनको नॉन ओमिक बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जब वर्ड जब भी आएगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ओम्स लॉ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, है ना। जनरली क्वेश्चन वगैरह में इसको लिख दिया जाता है कि दिस इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर, तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो उसमें ओम्स लॉ का कोई भी फॉर्मूला या डेरिवेशन आप नहीं लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आगे बात करते हैं। ये हो गया लिमिटेशन, ओम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है कि इन डिवाइस के लिए, इन मटेरियल के लिए, डायोड के लिए या गैलियम आर्सेनाइड जो मटेरियल है उसके लिए हम देखें कि ये ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा है, या ओम्स लॉ जो है जिस जो रिलेशन शो करता है वो शो नहीं कर रहा है। तो यही है ओम्स लॉ का लिमिटेशन कि सारे डिवाइस या सारे मटेरियल पे अप्लीकेबल नहीं है ओम्स लॉ। ठीक है, इवन कि जिन ये भी बात हुआ कि जिन मटेरियल पर ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है एक खास रेंज तक ही फॉलो कर रहा है, तो ये है ओम्स लॉ का लिमिटेशन। तो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी पे बात कर रहे हैं जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के साथ रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी जो उसके साथ क्या होगा। तो खासकर मेटल की बात करें तो एक सर्टेन छोटे से रेंज में, है ना, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े रेंज में, जैसे कि अभी पिछले एग्जांपल में देखें कि ओम्स लॉ कैसे फॉलो हो रहा था कुछ ही रेंज के अंदर कुछ ही मटेरियल पर, तो वैसे ही जो है कुछ मेटल में, मतलब मेटल में अगर बात करें मेटालिक कंडक्टर में, तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो लीनियर होता है। ठीक है, जो कि इस फॉर्मूला से हम इसको बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला एक लीनियर फॉर्मूला आपको दिखाई, लीनियर रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ मेटल कंडक्टर के लिए ये रिलेशन अप्लीकेबल होता है एक शॉर्ट रेंज के अंदर। ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या होगा, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो टेम्परेचर जो है अगर हम बढ़ाएंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन हमको देगा। जनरली हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमको किस तरह का स्ट्रेट लाइन देगा, इस तरह का हमको स्ट्रेट लाइन देगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेटालिक कंडक्टर इसको फॉलो करेंगे उसमें हमको क्या दिखाई देगा कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है लीनियरली बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो इस पे कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होगा या कैसे होगा, इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने क्या देखा कि रो टी, रो के, हाँ, रो क्या है कि खास टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टिविटी है उसको हम दिखा रहे हैं रो टी से। रो नॉट जो है वो क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर बोले किसी केस में। अल्फा जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ठीक, और यहाँ जो टी और टी नॉट है वो क्या है, टी जो है टेम्परेचर है जिस पे हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी का, और टी नॉट है इनिशियल या रेफरेंस टेम्परेचर। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंस समझते हैं, और फिर इसका बात करेंगे कि इसका भी लिमिटेशन क्या है, जो हम जस्ट अभी बोल दिए कि ज़रूरी नहीं है कि सारे डिवाइस में ही ये रिलेशन, लीनियर रिलेशन फॉलो हो। इवन कि जो डिवाइस में फॉलो हो रहा है वो भी बहुत सर्टेन लिमिट रेंज के तक होता है। ठीक है, तो हम आगे इसमें भी यही देखेंगे कि बहुत सारे डिवाइस इसको फॉलो नहीं करते हैं इस रिलेशन को। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो रिलेशन रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये सारे पे मटेरियल पे लागू नहीं होगा। ठीक है, जनरली ये मेटालिक कंडक्टर पर लागू होता है। तो पहले बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल, उसके बाद इसका लिमिटेशन देखेंगे, और फिर से एक बार और हम मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, जिसपे जो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, मॉलिक्यूलर लेवल में क्या चल रहा होता है। ठीक है, उसको भी बात करेंगे। पहले एग्जाम्पल कुछ बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है सिंपली, आप इसको पॉज करके पढ़िए, अगर बनाने का मन करता है तो बनाइए। क्वेश्चन को हम समझा देते हैं आपको सिंपली। क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है ना, वो जो ब्रेड खाते हैं आप लोग, तो उसको गर्म करने के लिए जो आता है, जनरली इंडिया में तो बहुत लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, शहर में यूज किया जाता है, देखे होंगे टीवी वगैरह में, बटन क्लिक करते हैं, दो वो ब्रेड निकल के आता है बड़ा सा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर। जनरली वो गर्म करता है, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को जो कन्वर्ट करता है हीट में, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो इसका रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है वो है 75.3 ओम, है ना। रूम टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया है। फिर जब टोस्टर को हम कनेक्ट किए एक पोटेंशियल से 230 डिग्री वोल्ट का, तो उसमें जो करंट है वो कुछ देर बाद
सेटल हो गया, एक स्टेडी करंट उसमें फ्लो करने लगा, ठीक है, और उसका वैल्यू है 2.68 एम्पियर। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि एक स्टेडी टेम्परेचर पर जो स्टेडी फ्लो हो रहा है करंट का, अब जो है टेम्परेचर क्या होगा नाइक्रोम एलिमेंट का, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है जो कि 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमको क्या बात करना है कि जब इसमें स्टेडी करंट सेटल हो गया, ठीक है, तब टेम्परेचर कितना था। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमको पता करना होगा कि जब इस पे स्टेडी करंट सेट हुआ तब इस पे रेजिस्टेंस कितना था, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया होगा ना। शुरू में रेजिस्टेंस 25.3 ओम है, ठीक है। बाद में जब टेम्परेचर इसका बढ़ा होगा, सिंपल सा बात है कि टेम्परेचर इसका बढ़ा होगा, तो उसमें क्या हुआ होगा, टेम्परेचर क्यों बढ़ा होगा वो भी हम बात कर लेते हैं। टेम्परेचर जब बढ़ा होगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज कर गया होगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर क्यों बढ़ा होगा। तो जब हम इसको एक करंट सोर्स से जोड़े, नाइक्रोम जनरली जो है हम उसका हीटिंग इफेक्ट के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो नाइक्रोम में क्या होगा, या जो भी है एक तरह का कंडक्टर है, लेकिन हीट बहुत अच्छा से करता है। क्यों करता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे इसमें क्या होता है, कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे हम करंट, इसको करंट सोर्स से जोड़े तो इसमें जो भी वोल्टेज अप्लाई किए, काफ़ी 230 काफ़ी हाई वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज से इसमें कोलिजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो कोलिजन जो बढ़ेगा, मतलब पहले जो भी कोलिजन हो रहा था इनिशियल कंडीशन में, तो कोलिजन जो भी हो रहा था उसके रिलेटिव जब हम इसमें पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो कोलिजन बढ़ जाएगा और ये हीट करना चालू हो जाएगा। आप जनरली देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब या जनरली कभी कभी वायर भी, जब उसको काफ़ी देर तक हम ऑन छोड़ देते हैं या पंखा वगैरह, तो बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो हम जो कंडक्शन का थ्योरी बताया था शुरू में कि जब कंडक्शन हो रहा होता है तब क्या हो रहा है, तो उसमें आप देखे थे कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो कोलाइड करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एटम से टकराते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, ठीक। तो वही जो टकराते हैं उसी से रेजिस्टेंस आता है, और मतलब उनका बाधा हो गया, टकरा रहे हैं बाधा हो गया, तो वो रेजिस्टेंस हो गया एक तरह से। और जो टकरा रहे हैं तो इनका जो मोशन है वो रैंडम हो रहा है, वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसी से हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, ठीक है। तो जब हम इसको अब फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं कि जब 230 वोल्ट का करंट दिए होंगे, सॉरी हाँ, जब 230 वोल्टेज सप्लाई किए तब इसमें क्या हुआ, कोलिजन बढ़ना चालू हो गया। कोलिजन बढ़ना चालू हुआ इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया। टेम्परेचर बढ़ते 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 एक, जब इसमें करंट जो है एक स्टेडी करंट का फ्लो होने लगा, ठीक है, तब टेम्परेचर जो है इसका कांस्टेंट हो गया होगा। लेकिन जो इतना कोलिजन हो रहा होगा उसके चलते रेजिस्टेंस भी इसका चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अब बात करते हैं कितना हुआ होगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो यहाँ पर हमको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना के बराबर होता है। हमको ओम्स लॉ से हमको ये पता है कि ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, इसका मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई। यहाँ पर हमको करंट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये V है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो उस खास जब स्टेडी फ्लो होने लगा करंट का, ठीक है, तो उस समय पोटेंशियल हमको पता है 230 वोल्ट है और करंट का वैल्यू पता है 2.68 एम्पियर है, तो उस समय का रेजिस्टेंस हमको निकल जाएगा। शुरू शुरू में जो करंट होगा वो काफ़ी हाई मात्रा में आएगा, ठीक है। फिर वो जो टकराने के बाद थोड़ा बहुत एक खास कंडीशन स्टेबल हो जाएगा, तो एक खास अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा जो कि यहाँ पर है 2.68 एम्पियर। तो यहाँ से हमको टी टाइम पे रेजिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो रेजिस्टेंस पता चल गया हमको, रेजिस्टेंस 27 डिग्री सेल्सियस पे पता चल गया। अब हमको रेजिस्टेंस जो है स्टेडी फ्लो जो हो रहा है उसमें रेजिस्टेंस पता चल गया। हमको टेम्परेचर निकालना है, रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस के बाद अब यूज़ करेंगे टेम्परेचर निकालने में। तो अब हम अगर रिलेशन का यूज किए, कौन सा रिलेशन, हमको रिलेशन पता है, रिलेशन था रो टी इक्वल टू रो नॉट रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। ये तो रेजिस्टिविटी के टर्म में, रेजिस्टेंस के टर्म में भी ये फॉर्मूला सेम हो जाता है, सिंपली
रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इक्वल टू रेजिस्टेंस एट रेफरेंस और इनिशियल टेम्परेचर और 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो केस में टी नॉट है ये लास्ट में, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों केस में फॉर्मूला सेम है। रेजिस्टिविटी के केस में अगर बात होगा तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के केस में बात होगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ तो जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लिए जब स्टेडी करंट का फ्लो होने लगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हम कैसे निकाले, हमको वहाँ पर जब स्टेडी करंट है 2.68 एम्पियर तो वोल्टेज जो है 230 वोल्ट, ठीक है। तो इससे मेरा उस स्टेडी फ्लो में मेरा रेजिस्टेंस निकल गया 85.8 ओम, ठीक है। अब हम जो अभी रिलेशन दिखाए थे उसमें सारा वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, हमको T2 निकालना है ना, जब स्टेडी फ्लो होने लगा, या फाइनल टेम्परेचर बोलिए। जो इनिशियल टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है, और जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ था आपको कितना 75.3, और जो रेजिस्टेंस R2 है वो हमने निकाल लिया। तो पुट कर दिए सिंपली, अब तो फॉर्मूला बेस्ड है। तो पुट किए तो मेरा जो टेम्परेचर है वो कितना आ गया 847 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना वोल्टेज जो अप्लाई किए और इतना जो करंट का फ्लो हो रहा है उससे इसका टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ गया और हाई टेम्परेचर हो गया। और इसी टेम्परेचर को यूज करके, इसी हीटिंग इफेक्ट को यूज करके वो उस ब्रेड को गर्म करता है। तो ये था टोस्टर का कॉन्सेप्ट, टोस्टर में कैसे काम हो रहा था, कैसे इस रिलेशन को फॉलो कर रहे थे वो भी देख लिया, और एग्जाम्पल भी समझ लिए। जब ये रिलेशन फॉलो होगा तो क्या होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तब बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर लेवल पर और लिमिटेशन का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है सिंपली कि रेजिस्टेंस है एक प्लेटिनम वायर का, प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आइस पॉइंट। उसका मतलब है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस है तब उसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और स्टीम पॉइंट यानी कि जब वेपर हो रहा है तो उस पर जो है कितना है रेजिस्टेंस 5.39 ओम, ठीक है। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ, मतलब कोई चीज़ बॉयल हो रहा होगा उसमें इस थर्मोमीटर को इंसर्ट किया गया, तो उसका जो प्लेटिनम वायर है उसका रेजिस्टेंस हो गया 5.795। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है कि वो जो हॉट बाथ था उसका टेम्परेचर क्या है। क्वेश्चन को फिर से समझिए कि एक सिंपल सा थर्मोमीटर है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। उसको जब हम बनाएं तो उसका जो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम है, लेकिन जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे तब उसका जो रेजिस्टेंस है 5.39 ओम है। अब इस थर्मोमीटर को जो हम बनाए हैं उसको जब हम एक दूसरे हॉट टब में लेके गए, सॉरी हॉट बाथ में लेके गए, मतलब कोई लिक्विड बॉयल हो रहा था उसमें लेके गए, तो इसका रेजिस्टेंस 5.795 ओम निकला। तो अब बताना है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको 3 टेम्परेचर का बात हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 इक्वेशन आपको लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के टर्म में। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है टी पर, है ना। इस पे कितना दिया हुआ देख लेते हैं। 0 डिग्री पे 5 है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे आपको रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री है 5 ओम, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री है आपको 5.39 ओम, और रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर जिसका हमको टेम्परेचर निकालना है उस पर है 5.7 समथिंग करके था, ठीक 5.7 ओम, ठीक। ये दिया हुआ है। पहले ये दोनों को यूज करके एक रिलेशन हम लिख सकते हैं, मतलब R100 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस T0 को हम सिंपली टी बोल सकते हैं। T0 तो 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसको टी अल्फ़ा टी बोल दिया सिंपली, है ना। और एक रिलेशन मेरा आर टी इक्वल टू
आर ज़ीरो वन प्लस अल्फा टी, क्योंकि यहाँ पर भी टी माइनस टी ज़ीरो जो होगा वो टी के बराबर होगा, है ना, टी। ठीक, तो ये दो रिलेशन है। यहाँ पर हमको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में अल्फ़ा नहीं पता है। इस इक्वेशन में हमको आर टी नहीं पता है, ठीक है, सॉरी आर टी पता है हमको, आर नॉट पता है, अल्फ़ा नहीं पता है, और टी यहाँ पर भी टी नहीं पता है हमको। सॉरी सॉरी, एक गलती हो गया। यहाँ पर आपको टी हो जाएगा 100, यहाँ तो आपको टी पता है 100, यहाँ का टी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो असल में उसको इरेज कर देते हैं, ठीक, इसको ये 100 अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पर, 100 अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमको अल्फ़ा नहीं पता है, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन में हमको अल्फ़ा भी नहीं पता, टी भी नहीं पता, तो दो इक्वेशन है, ठीक है, दो अननोन है। हम अल्फ़ा को एलिमिनेट कर देंगे, जो इक्वेशन सॉल्विंग का टेक्निक है उसको यूज करके, अलजेब्रा में जो आप लोग सीखे हैं। अल्फ़ा को एलिमिनेट करिए तो मेरा सिर्फ इक्वेशन में एक अननोन बचेगा, वो होगा टी, और उसके रिलेटेड कोई एक इक्वेशन आएगा, उसमें हमको सारा वैल्यू पता होगा। तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जो टी का रिलेशन हम सॉल्व करने पर आएगा वो ये आएगा। आपको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, हम दोनों इक्वेशन आपको बता दिए हैं। अगर इक्वेशन नहीं देखे होंगे तो पीछे जाइए फिर से वीडियो को और पॉज करके देख लीजिए दोनों इक्वेशन को। उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फ़ा को एलिमिनेट कीजिए और टी में इक्वेशन निकालिए, है ना। तो फिर हम सारा वैल्यू, जो टी का इक्वेशन आएगा कुछ इस तरह से होगा, है ना। इसमें हमको सारा वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, सब पता है, सबका वैल्यू रख दिए। और मेरा जो टेम्परेचर आ गया वो आ गया 345 डिग्री सेल्सियस, 345.65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये देखें कि प्लेटिनम वायर जो थर्मोमीटर था वो टेम्परेचर के साथ उसका जो रेजिस्टिविटी घट रहा था या बढ़ रहा था, तो उससे हम किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं लिमिटेशन। हम बात किए कि ये जो रिलेशन है ना, रो और टेम्परेचर में, यानी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में, या रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में, ये बहुत कम मटेरियल फॉलो करते हैं, खासकर मेटालिक कंडक्टर इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। सेमी कंडक्टर, डायोड वगैरह ऐसा डिवाइस शायद नहीं फॉलो करे, है ना। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉपर कॉपर जो एक मेटालिक कंडक्टर है ना, लेकिन ये लीनियर रिलेशन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से अगर देखें तो एक लीनियर रिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में लीनियर रिलेशन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि एक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, लेकिन लीनियर नहीं बढ़ रही है। मतलब कि जो हम फॉर्मूला देखे थे ना, वो एक लीनियर रिलेशन था, उसमें स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। जिसे हम फॉर्मूला देखे थे आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी, सिंपली बोल देते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है टी। तो ये एक लीनियर रिलेशन, एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा, इसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। जबकि एक मेटालिक कंडक्टर कॉपर को हम देख रहे हैं, जो कि एक खास रेंज में हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। भले इसका रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, लेकिन लीनियर नहीं बढ़ रहा है। तो यही हम कहते हैं कि बहुत सारे डिवाइस में या मेटल में ही एक रेंज होगा जहाँ पर लीनियर रिलेशन शो करेगा। तो यहाँ ये रेंज है जहाँ पर लीनियर रिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस रेंज में लीनियर रिलेशन नहीं है। ये तो मेटालिक कंडक्टर का बात हुआ। दूसरा बात होता है कि बहुत सारे डिवाइस ऐसा होंगे जो इस रिलेशन में हो सकता है कि लीनियर तो फॉलो ही नहीं करे। मतलब ये भी हो सकता है कि आपको टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टिविटी घटे, है ना। ऐसा होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस में, कि उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में, तो शुरू शुरू में उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब लो टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसका रेजिस्टेंस घट जाता है और उसमें कंडक्शन होने लगता है। यही जो प्रॉपर्टी शो करता है सेमीकंडक्टर, उसी के चलते हम इसको आज बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं, ठीक है। डायोड वगैरह ये सब इसी से बना होता है, सेमीकंडक्टर से। तो जो सेमीकंडक्टर हम लोग बात करें बार बार, वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये क्या क्यों होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ किसी किसी सेमीकंडक्टर में घट जाता है, ठीक है। तो अब सिंपली एक ये तो हुआ कि कहाँ पर रिलेशन शो नहीं करेगा। तो सेमीकंडक्टर में हम देखें कि जस्ट उल्टा हुआ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घट रहा है।
जबकि मेटालिक जो है कॉपर, उसमें जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है रेजिस्टेंस जो है बढ़ रहा है, लेकिन नॉन लीनियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन था कि सारे जो है डिवाइस या मटेरियल ज़रूरी नहीं है कि ये लीनियर रिलेशन को फॉलो करें, या ज़रूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़े। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं कि होता क्या है। तो रेजिस्टिविटी को हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी इक्वल टू इन 1 बाई कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी हम लोग डिराइव किए थे। ठीक है, आप इक्वेशन को पहले जाके देख सकते हैं, या रेजिस्टिविटी को आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हम मेटालिक कंडक्शन का बात किए थे और हम एक रिलेशन शो किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। वहाँ पर आपको ये रिलेशन मिला होगा, वहाँ से आप रेजिस्टिविटी को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी इतना आया था। आप एक बार पहले जाके देख लीजिएगा कि ये रिलेशन निकल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हम बता दे रहे कैसे निकला होगा। हम जब देखें कि ओम्स लॉ से हम क्या देखें कि जे इंटू रो इक्वल टू ई आया। ठीक है, फिर जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े, तब हमको फिर से एक रिलेशन मिला था, और वहाँ पर हमको रिलेशन मिला था J इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम टाउ इंटू ई। तो यहाँ से इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो इस टर्म के बराबर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ से आपको हमने रेजिस्टिविटी निकाल लिया, इतना आ गया। ठीक है, रेजिस्टिविटी ये हो गया। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। जो चार्ज कैरियर है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसका मास पर, फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है उस पर, उसका चार्ज कितना है उस पर। ठीक है, तो ये सब तो एक कंडक्टर के लिए फिक्स रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कौन सा क्वांटिटी चेंज होगा, तो ये है टाउ। टाउ क्या है? एवरेज कोलिजन टाइम, है ना। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। कोलिजन जो है अब फास्ट होगा, पहले 10 सेकंड में कोलिजन हो रहा था, तो अब जो मोशन है बहुत रैंडम हो गया, तो कोलिजन हो सकता है 5 सेकंड में हो जाए। तो एवरेज जो कोलिजन है उसका टाइम घट गया। एवरेज कोलिजन का टाइम टेम्परेचर बढ़ाने से घट गया, इसका मतलब है ये तो इन्वर्स डिपेंड है आपको रेजिस्टिविटी पे, तो ये घटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट कि कैसे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज कोलिजन जो टाइम है वो आपको जो है घट जा रहा है, और एवरेज कोलिजन टाइम घटने के चलते जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर बात कि ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेजिस्टिविटी का वो किस तरह से होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अंदर कंडक्टर के मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता रहता है, तो एवरेज कोलिजन टाइम बढ़ जाता है, सिंपली, है ना। जो कोलिजन है अब जल्दी जल्दी हो रहा है, तो कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उसी के चलते रेजिस्टिविटी बढ़ गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा डिवाइस जो है वो टेम्परेचर हम उसका बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। तो अगर इसका उल्टा सोचें कि टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी घट जाएगा, तो ऐसा होगा क्या कि टेम्परेचर घटाते जाएं, एकदम जितना घटा सकते उतना घटा दें, तो क्या रेजिस्टेंस भी जो है एकदम घटते 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 खत्म हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि हाँ, कुछ डिवाइस ऐसा शो करते हैं कि उनका अगर हम टेम्परेचर अगर काफ़ी हद तक घटा दें तो रेजिस्टिविटी जो है वो लगभग जीरो हो जाता है। और ऐसे ही डिवाइस या मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसमें हम टेम्परेचर देखते हैं कि अगर उसका कुछ कुछ जैसे मरकरी पर पहली बार करके देखा गया, तो आप ना सुने भी होंगे कि मरकरी जो है सुपर कंडक्टर होता है, लेकिन एक खास टेम्परेचर पे। तो मरकरी में देखा गया कि जब उसका टेम्परेचर बहुत लो करते जा रहा है ना, शायद 35 या 36 केल्विन टेम्परेचर पर जब जाता है मरकरी, हो सकता है मेरा ये जो टेम्परेचर होगा गलत हो सकता है, लेकिन बता रहे हैं काफ़ी मिनिमम
टेम्परेचर पे जब जाता है मरकरी, तो उसके पहले तो वो धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस घटता रहता है, लेकिन खास टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 35 केल्विन सेल्सियस पर, सॉरी केल्विन सेल्सियस कैसे हो जाएगा, 35 केल्विन पर, 35 केल्विन पर एक तुरंत सडन शो होता है कि वो इसका रेजिस्टिविटी एकदम घट के जीरो हो जाता है ना। रेजिस्टिविटी घट के जीरो, और मतलब वो सुपर कंडक्टर, यहाँ पर रेजिस्टिविटी जीरो, तो ऐसा डिवाइस को हम सुपर कंडक्टर बोलेंगे। तो रेजिस्टिविटी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सोचिए कि पहले जो है आपको क्या हो रहा था कि पहले जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसको आप कैसे मूव कर रहा था, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे तब मूव कर रहा था। तो सुपर कंडक्टर बनने में क्या हुआ कि रेजिस्टेंस घट गया, ठीक है, जीरो हो गया। तो इसका मतलब अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक बार अप्लाई किए तो आपको जो करंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो चालू हो गया, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर में क्या होगा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके अगर आप स्विच ऑफ भी, मतलब कहने का मतलब है आप सर्किट को ओपन रखे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से बंद कर दिए, सर्किट ओपन है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हम बैटरी और स्विच और एक बल्ब का हम बताएं, और मतलब इस तरह से मान लेते हैं, आपको दिखा करके बता देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लिए कि ये हो गया आपको बल्ब, ये हो गया स्विच, ये हो गया बैटरी आपको, सॉरी, ठीक। अब हम स्विच, अब मान लेते हैं कि ये बल्ब जो भी है ये बैटरी है, ठीक है। तो हम क्या किए, अब ये जो वायर है ये है सुपर कंडक्टर, ये जो वायर है सुपर कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, और टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट वहाँ तक हम पहुँचा दिए, स्विच ऑन कर दिए, ठीक है, स्विच ऑन कर दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली अप्लाई कहाँ से होगा, ये आपको बैटरी से होगा। अब मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कम कर दें या इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म भी हो जाए, तब भी इसमें करंट जो है फ्लो करता रहेगा। अगर ये सुपर कंडक्टर वायर है तो इसमें करंट फ्लो करता रहेगा और बल्ब जो है वो जलता रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब कि हमको कोई नया ड्राइविंग फोर्स जो है, जो कि अप्लाई कर रहा था बैटरी, अगर वो ड्राइविंग फोर्स अप्लाई नहीं भी करता है तब भी मेरा करंट जो है फ्लो होते रहेगा। तो ये होता है सुपर कंडक्टर, है ना। ये कहाँ से देखें, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस जो हम देखें कि किस तरह से कोई भी मेटल या कोई भी जो मटेरियल है वो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो रेजिस्टिविटी बढ़ रहा था, तो अगर हम उसका हम उल्टा किए कि टेम्परेचर घटा दिए तो रेजिस्टिविटी घट गया, तो कुछ खास टाइप का मटेरियल में हम देखें कि टेम्परेचर एक खास पॉइंट तक अगर लेके गए तो वहाँ के बाद उसका रेजिस्टिविटी जीरो हो जा रहा है। उसके बाद हम अगर उसमें ड्राइविंग फोर्स या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब भी करंट जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे डिवाइस को बोलते हैं सुपर कंडक्टर, और इस पे आजकल बहुत ही रिसर्च हो रहा है। फिलहाल तो ये फिजिबल नहीं है, कहने का मतलब है कि आम लोग के बस का बात नहीं है कि वो सेमी कंडक्टर डिवाइस यूज कर सके, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी लो टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है, जो कि हम घर में इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं दे सकते हैं, या उस तरह का अगर बनाएंगे भी तो काफ़ी एक्सपेंसिव डिवाइस बनता है। फिलहाल पार्टिकल एक्सेलरेटर जो होता है ना, बहुत सारा लैब में पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, वहाँ पर सेमी ये सॉरी सुपर कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिजिबल होता है बनाना, तो वहाँ पर बनाया तो बहुत सारा लैब जो है सुपर कंडक्टर को यूज़ करता है। बहुत सारे सुपर कंप्यूटर जो है वहाँ पर सुपर कंडक्टर आपको एज ए वायर या कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक नॉर्मल कॉमन आदमी के हाथ में ये नहीं आया है। धीरे धीरे अब इस पर रिसर्च चल रहा है, तो हो सकता है आगे आपको भविष्य में मिले ऐसा वायर जो सुपर कंडक्टर हो रूम टेम्परेचर पर, और उसका आप एकदम आराम से यूज कर सकें। तो अगर सुपर कंडक्टर मिलेगा तो आपको क्या होगा कि आपका जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाएगा एकदम। अगर मान के चल रहा है 100 यूनिट कंज्यूम हो रहा है तो अब 2 या 3 यूनिट कंज्यूम होगा, इस तरह से। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन का बात कर रहे हैं। तो ये था सुपर कंडक्टर जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी पर मतलब देखे कि किस तरह से रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है उससे एक डिवाइस भी हमारा बन सकता है सुपर कंडक्टर, और बना भी है। तो ये था पूरा बात मोबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे, टेम्परेचर डिपेंडेंस समझे कहाँ कहाँ डिपेंड करेगा तो कैसे लीनियर रिलेशन होगा, और कौन कौन सा डिवाइस में शायद ये ना भी हो या नहीं होता भी है ऐसा भी,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।